दोस्तों, जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि ईरान की इस्लामिक सेना ने अबू धाबी और दुबई के अमेरिकी ठिकानों पर एक बार फिर बहुत बड़े हमले किए। ईरान की इस्लामिक सेना के मुताबिक साउथ दुबई से दक्षिण दुबई से 24 किलोमीटर दूर अल मिन्हाद एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया गया है, जहां पर भारी संख्या में अमेरिकन सैनिक हताहत हुए हैं। ये खबर आ रही है। इसके अलावा दुबई की जो कोस्ट लाइन है वहां पर यूएस मरीन्स यानी यूएस नेवी के जो जवान हैं उनको ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि यूएस मरीन्स के ये जो जवान थे, ये जो यूएस मरीन्स के सेलर्स थे, ये अपने बेस को छोड़कर दूर एक जगह पर छिपे हुए थे जिस पर निशाना साधा गया है। कुल मिलाकर ईरान की इस्लामिक सेना का दावा है कि तकरीबन 200 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक, जिसमें ऑफिसर्स भी हैं, हताहत हुए हैं इन दो हमलों में। अब दोस्तों, गल्फ़ में चाहे वो गैस के प्लांट हों या ऑयल रिफाइनरी हो या फिर अल्मुनियम के प्लांट हों या होटल हो या कुछ रिहायशी ठिकाने हों जहाँ अमेरिकी सेना छुपी है, या फिर एयरबेस हो या फिर दुबई में यूएस कंसुलेट हो, सबसे ज़्यादा हमले अगर आप गल्फ़ में देखेंगे तो दुबई में हुए हैं, यूएई में हुए हैं, अमीरात में हुए हैं, जिसमें फिजेरिया की ऑयल डिपो भी शामिल है। और इसका असर ये है कि अल जज़ीरा, जो बड़ा न्यूज़ चैनल है गल्फ़ का, अल जज़ीरा की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ईरान के इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान दुबई और अबू धाबी के स्टॉक मार्केट को हुआ है, शेयर बाज़ार का हुआ है। दोनों एक्सचेंज में पिछले कुछ दिनों में जो नुकसान है अल जज़ीरा के मुताबिक 120 बिलियन डॉलर का है। अगर मैं इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करता हूं तो दुबई और अबू धाबी के स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 11 लाख करोड़ से ज़्यादा, 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है पिछले 10 से 15 दिनों में। उधर इजराइल पर भी ईरान के हमले जारी हैं और यहाँ पर एक बात बहुत अहम है दोस्तों कि इस वक्त इजराइल में 3 तरफ से हमले हो रहे हैं। उत्तर की तरफ से लेबनान से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, रॉकेट लॉन्चर से बहुत नुकसान हुआ है। तकरीबन 6 इजरायली सैनिक जो हैं उनके मारे जाने की खबर है, जिसकी तस्दीक इजराइल ने भी पहली बार की है। इसके अलावा पूरब की तरफ से ईरान हमले कर रहा है, मिसाइलों के हमले कर रहा है, और पहली बार हम देख रहे हैं कि यमन से हूती हमले कर रहा है। आज फिर हूती ने तीसरे दिन तीसरा बड़ा हमला किया है। और अगर आप खबरें देखेंगे तो इजराइल के 2 बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा तबाही हो रही है। एक तेल अवीव, एक तरह की डिप्लोमेटिक कैपिटल है, कॉमर्शियल कैपिटल है, और दूसरी तरफ हाइफा पोर्ट सिटी है। यहाँ पर रिफाइनरी पर फिर हमला हुआ, आग लग गई, और तेल अवीव में तो ऐसा लग रहा है जैसे हर घंटे या हर 1.5 घंटे पर कोई ना कोई मिसाइल किसी न किसी इमारत पर आके गिर रही है। अब दोस्तों, इजराइल पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, इससे आप कह सकते हैं कि जनता में, जो इजरायली जनता है, बहुत बेचैनी है। नेतन्याहू का भी विरोध है, विपक्ष खुलकर सामने आ गया। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि पिछले 30-32 दिन से जो जनता बंकर्स में रह रही है, रातें गुजार रही है, उसकी अब सीमा, जो सब्र की सीमा है, उसका बांध टूट गया है। और ऐसी खबरें आ रही हैं खासकर सोशल मीडिया में, क्योंकि अखबार तो वहाँ के नहीं बता रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप ये वीडियो देखें जो वायरल हो रहा है, इजराइल के लोग अब बॉर्डर से, इजिप्ट के बॉर्डर से वो देश छोड़ रहे हैं। ये भीड़ आपको ये बता रही है, इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि लंबी लंबी कतारें हैं लोगों की जो इजराइल छोड़कर या तो अमेरिका जा रहे हैं या यूरोप के डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं। वैसे भी वहाँ पर बहुत से नागरिक हैं जिनके पास डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या जंग के 32वें दिन, बल्कि मैं ये कहूँगा जंग के 20वें दिन से अब तक पिछले 10-12 दिनों में क्या ईरान पूरी तरह से हावी होता जा रहा है इस युद्ध में, खासकर इजराइल पर, अमेरिका पर, और क्या ट्रंप पर प्रेशर है, नेतन्याहू पर प्रेशर है? और ये जो बातचीत हो रही है पाकिस्तान में, इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान जो मध्यस्थता जिसमें कर रहे हैं ईरान के साथ, क्या इस बातचीत में
कोई नतीजा निकल सकता है 6 अप्रैल से पहले, जो डेडलाइन है ट्रंप की। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप इतने प्रेशर में है, डोमेस्टिक प्रेशर जो अमेरिका में है और जो इकोनॉमिक प्रेशर जो दुनिया का है, क्या ट्रंप इतने प्रेशर में है कि वो ईरान के साथ झुक सकते हैं और टेबल पर अमेरिका कोई रियायत दे सकता है, ईरान को बड़ा समझौता कर सकता है, कंप्रोमाइज़ कर सकता है अमेरिका। अब दोस्तों एक सवाल और है कि आखिर पिछले 72 घंटों से, पिछले 3-4 दिनों से ईरान की जो इस्लामिक सेना है वो अमेरिकन सोल्जर्स को चुन चुन कर उन पर हमला क्यों कर रही, खासकर जो सैनिक अपना एयरबेस छोड़ चुके हैं गल्फ में या कहीं छुपे हुए हैं होटल में या किसी रिहायशी इलाके में या किसी कोस्ट लाइन पे या किसी शिप पे, इन पर हमला क्यों किया जा रहा है? और इनकी इंफॉर्मेशन, लाइव जानकारी कैसे मिल रही है ईरान को, और इतना सटीक हमला कैसे हो रहा है? ये मैंने अमरीश मिश्रा से पूछा जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनके जवाब चौंकाने वाले हैं। अमरीश जी, जो पहला सवाल है, बड़ा सवाल है, क्या ये बात सही है कि पिछले 48 घंटों में ईरान की जो मिसाइलें हैं, ईरान के जो ड्रोन हैं, वो सिर्फ अमेरिकी सैनिकों को ढूंढ रहे हैं? दुबई में ढूंढ रहे हैं, अबू धाबी में ढूंढ रहे हैं, कुवैत में ढूंढ रहे हैं, बहरीन में ढूंढ रहे हैं, यहां तक कि शिप्स में भी कुछ छुपे हुए हैं तो उनको भी ढूंढा जा रहा है। क्योंकि खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर, यानी 32 दिन की इस जंग में बहुत बड़े पैमाने पर ये हमले हो रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 200-250 अमेरिकी सैनिक हताहत हैं। कुछ इनपुट आपको ईरान से मिल रही हो, ईरान में जो आपकी बातचीत हो रही है? देखिए दीपक जी, क्या है कि जो अमेरिकन सैनिक ईरान की जो पहली वेव्स चली उसमें बिखर गए थे, वो फिर से इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, रीग्रुप होने की कोशिश हो रही है, फिर से रीग्रुप हो रहा कर रहे हैं, रीग्रुप हो रहे हैं। जिन जिन बेसिस से वो भागे थे या अलग हुए थे, वहां पर फिर से वो इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले 48 घंटों में ईरान ने उन जगहों पर जहां फिर से जमावड़े हो रहे हैं उनको चुन चुन के मार दिया। और ये देखिए, और जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि बहराइन में जो 5th फ्लीट, जिसके अंडर जेरल्ड फोर्ड भी आता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर, और जिसके अंदर अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी आता है, तो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर ध्वस्त हो गया था, उसका रडार भी नष्ट हो गया था। उसके बाद फिर 200 अमेरिकन जो है वहां इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, और शायद ज्यादातर इसमें ऑफिसर्स हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ऑफिसर रैंक ज्यादा है इसमें। ज्यादातर ऑफिसर्स हैं। तो वो फिर से इकट्ठा हो रहे थे, जैसे ही ईरान को पता चला उसने वहां पर अटैक कर दिया। ऐसे ही एक मिनहाब एरिया है यूएई में, वैसे ऐसे कम से कम 6 या 7 जगह हमले हुए। एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, और मैं चाहूंगा दोस्तों के लिए आप थोड़ा क्लियर करें। देखिए, ये तो ठीक है कि 15 साल से कोई एयरबेस दुबई में है, कोई एयरबेस जो है वो कुवैत में है, तो जो चीज 15-20 साल से है या 25 साल से है, वो तो गूगल मैप पर है, हम उसको टारगेट कर सकते हैं अगर हमारे पास जीपीएस टेक्नोलॉजी है, अगर हमारा मिसाइल नेविगेट कर सकता है। लेकिन जो 5 दिन पहले ए जगह से बी जगह भागे, बी जगह से सी जगह भागे, एक होटल छोड़ के दूसरे मोहल्ले में चले गए, ये जो 2-4 दिन के अंदर इधर से उधर लोग भाग रहे हैं, उनको कैसे ईरान ढूंढ ले रहा है? क्या इसमें चाइना की मदद ली जा रही है? साफ तौर पे मुझे बताइए, क्या चाइना का खेल है इसमें? चाइना की टेक्नोलॉजी काम कर रही है कि चाइना उनको बता रहा है सैटेलाइट से कि देखो ये इस मोहल्ले में, अब इस मोहल्ले में, अब इस बिल्डिंग में, अब इस घर में? भाई ये कैसे करिश्मा हो रहा है, चमत्कार कैसे हो रहा है? देखिए, सबसे पहले जो अमेरिकन बेसिस का सबसे बड़ा डेटाबेस वो रशिया के पास है, और रशिया इस समय ईरान के साथ, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस रशिया दे रहा है, क्योंकि रशिया को पता है कि ये कहां जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड लेवल है कि उन जगहों से भी जो अलग जा रहे हैं और जो रशिया को भी नहीं पता, वो चाइना दे रहा है। आप क्या कर रहा है, मतलब उनके मोबाइल फोन टैप कर लिए हैं या सैटेलाइट से उनको पता लग रहा है कि ये 10 अमेरिकन सैनिकों की टुकड़ी है, ये इस गली से निकली, दूसरी गली में घुस गई, फिर किसी होटल में चली गई और फिर पता बता दिया और उसी पते पे मिसाइल मार दी ईरान ने? ये हो रहा है खेल। इसमें देखिए क्या है कि जैसे पहली बार जहां इकट्ठा हुए वो रशियन इंटेलिजेंस जानती थी, वहां से रशियन, उसके बाद जब वो तीसरी जगह जा रहे हैं वहां चाइनीज इंटेलिजेंस ट्रैक कर रही है। तो जो दूसरी जगह वो गए थे, जिस बेस से हटके दूसरी जगह, वहां उनके पास उनके मोबाइल फोन थे, उनके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर्स उनके पास थे,
क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन जब उनपे हमले हो गए, उसके बाद चाइना ने उनको ट्रेस करना शुरू किया। और उसमें क्या है कि वो क्योंकि संख्या बढ़ी है, यानी 100, 150, 200 के ग्रुप में वो घूम रहे हैं, तो उसमें किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको चाइना पकड़ ले रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं भी पकड़ पा रहा है, तो उनकी खबर उस तरह से नहीं आ रही है। लेकिन जो पकड़ जिनको पा रहे हैं उनकी खबर लगातार आ रही है और उनकी संख्या बहुत बड़ी है। क्या कोई ईरान के पास इस तरह का डेटा है कि पिछले 4 दिन में, 5 दिन में कितने अमेरिकी सैनिक हताहत हुए, कितनी कैजुअलिटीज हुई, कितने घायल हैं, कितने इस दुनिया में नहीं रहे? कुछ ऐसा, कुछ फिगर मोटा मोटी आपको पता लग रही ईरान से? 200, 250, 300, 400? देखिए, ईरान का एस्टिमेट यह है कि 1 मार्च से 15 मार्च के बीच 15 दिनों में करीब 400 से 500 के बीच अमेरिकन सोल्जर्स हताहत हुए, जो पहला वेव था बेस पे अटैक का। ठीक और है। 15 मार्च से अभी तक के बीच ये करीब 600 हुए, 600 से 700 हताहत है, हताहत है। मतलब घायल तो भी ये हैं। संख्या और पहुंच रही है 1300, 1200, 1300 करीब। माय गॉड, 1200, 1300 अमेरिकन सोल्जर्स घायल हैं, हताहत हैं। हताहत में दोस्तों एक चीज बता दें, हताहत में जो मारे गए हैं वो भी शामिल हैं, जो घायल हैं वो भी शामिल हैं, जिनको कम चोटें लगी, माइनर चोटें हैं, वो भी शामिल हैं, किसी तरह की इंजरीज। तो एक बहुत बड़ा फिगर है 1100, 1200 का। और मुझे लगता है कि अमेरिका ने पिछले 15-20 साल में जो जंग लड़ी होगी, इतना भारी नुकसान नहीं हुआ। क्या आपको लगता है अमरीश जी, ये जो हमले हो रहे हैं अमेरिकी सैनिकों पर, ये ट्रम्प को संदेश दे रहा है तेहरान? क्या ये संदेश दिया जा रहा है कि भाई मेज पर आके बैठो, हमारी शर्तें मानो, जो तुमने युद्ध विराम की बात करी? क्या ट्रम्प पर दबाव डालने के लिए अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है, उन पर निशाना साधा जा रहा है? ट्रंप पे दबाव डालने के लिए और एक बताने के लिए कि ईरान की पावर कितनी है, और ट्रंप उसको जो अंडर एस्टिमेट कर रहा है वो अंडर एस्टिमेट करना बंद करे। और जो ये ट्रंप बार बार कह रहा है कि ईरान के हथियार हमने नष्ट कर दिए, ये तो कई बार उसने कहा, वो दुनिया को बताने के लिए कि नहीं, अगर हमारे हथियार नष्ट हो गए हैं तो हम कैसे अभी तक मार रहे हैं, अगर हमारा जी कमांड कंट्रोल सिस्टम नष्ट हो गया है तो हम अभी तक कैसे मार रहे हैं। तो तीन जी जी, चार मैसेज छुपे। बड़ी बात कह रहे हैं अमरीश जी। वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका, ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि हमने 90% मिसाइल सेंटर्स नष्ट कर दिए हैं, सेना पूरी की पूरी ईरान की डुबो दी है। जहां तक हेडक्वार्टर्स की बात है इस्लामिक सेना का, वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो अमरीश जी कह रहे हैं कि अगर सब कुछ नष्ट कर दिया है तो ये अटैक कहाँ से हो रहे हैं, ये मिसाइल हमले कहाँ से हो रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। अब मैं जरा इसराइल के ऊपर आता हूँ। क्या ये बात सही है कि इसराइल पर पिछले 2 दिन में, बल्कि मैं कहूंगा पिछली रात से लेकर आज दोपहर तक बहुत भयानक हमले हुए हैं, और पहली बार बड़ी संख्या में इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल हैं? क्योंकि मैं जिस तरह की फुटेज वहां से देख रहा हूँ, एम्बुलेंस पर जो है घायलों को, बॉडीज को शिफ्ट किया जा रहा है, जो सदर्न लेबनान से इजराइल सैनिकों की बॉडी आ रही, उससे तो लगता है बहुत भयानक हमला हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर इसराइल पे कर रखा है। देखिए, इसके दो स्तर है हमलों के। एक तो ये है कि जो ईरान मिसाइल मार रहा है, हाइफा ऑयल रिफाइनरी पे उसने फिर मारा और इस समय वो जल रही है, हाइफा ऑयल रिफाइनरी। उसके बाद जो सीक्रेट मोसाद साइट्स हैं 2-3, उन पे भी मारा है। तो ईरान का इजराइल पे हमला जारी। उधर यमन ने शुरू कर दिया, यमन ने तीसरी स्ट्राइक आज की, वो भी जी नेजिब में। एक एरिया उसने ढूंढ लिया, दिमोना नेजिब, जिसमें पहले ईरान मार चुका है। अब यमन वहां केंद्रित कर रहा है, साउथ इजराइल। और उधर नॉर्थ इजराइल में जो लेबनान के अंदर जो ईरानी सैनिक घुसे, वहां पर हिजबुल्ला, वहां तो आमने सामने की लड़ाई हो रही है, कम्बैट हो रहा है। वहां तो सीधे सीधे उधर इजरायली सेना आ रही है, इधर हिजबुल्ला की टुकड़ियां हैं। तो वहां पर बड़ी घटना हो गई है, जब हिजबुल्ला ने, जो कल की खबर है कि 10 से ऊपर इजरायली सैनिक उसमें हताहत हुए हैं, बल्कि जी। इजराइल ने एडमिट कर लिया है कि 4 की मौत, वो इजराइल ने एडमिट किया है। और लेकिन उसमें आपको लग 3 रहा है की कई मौतों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है? मौत, हाँ, वो हो सकती है, क्योंकि अभी तक 3 सोल्जर्स की पिक्चर जारी की है। एक अफसर मारा गया है, उसकी पिक्चर जारी नहीं हुई है। और ये कहा जा रहा है कि कम से कम कल रात भर 15 से 20 हेलीकॉप्टर्स लगातार
8 घंटे वो इधर से उधर होते रहे, यानी रेस्क्यू करते रहे। हाँ, तेल अवीव जेरूसलम से या जो अस्पताल हैं इजराइल में, वहां से साउथ लेबनान जाके क्या वापस आते थे। इजराइल में अस्पताल इस वक्त फुल है? इजराइल में जो आपके सोर्स हैं वो कुछ बता रहे हैं कि वहां पर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा की क्या हाल है, कि बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है इजराइल में पहली बार? देखिए, वहां तो बंकर्स में और पार्किंग लॉट में वहां पर अस्पताल खुले हुए हैं ओ माय और गॉड, लोड ओ बहुत माय पड़ा है। गॉड, मैंने एक वीडियो देखा जिस वीडियो में टेंट लगा है। अब ओ माय टेंट तो गॉड। गाजा में लगते थे, टेंट लाइन, टेंट में हॉस्पिटल चल रहे हैं, टेंट ट्रॉमा सेंटर जो हॉस्पिटल। है वो पार्किंग लॉट्स में जहां कार पार्क की जाती वहां चल रहे हैं, बेसमेंट में बंकर्स में चल रहे हैं, मेकशिफ्ट चल रहा है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, हेलीकॉप्टर्स 8-8 10-10 जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। क्या मैं मानूं ये, अमरीश भाई आखिरी सवाल है, कि इजराइल की कमर टूट चुकी है? और क्या ये बात सही कि आईडीएफ के जो चीफ हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स के जो चीफ हैं, उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि इस वक्त फौज प्रेशर में है, नई भर्ती कराइए वरना ये युद्ध आगे लड़ना मुश्किल होगा? देखिए, याल जमीर जो उनके आईडीएफ के चीफ हैं, उन्होंने अभी एक दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं 10 खतरे के झंडे उठा रहा हूं, 10 लाल झंडे, यानी वार्निंग साइंस कि इजरायली आर्मी की हालत अच्छी नहीं है। और उसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, संख्या। उन्होंने कहा जो हमसे वादा किया गया था कि 3 से 4 लाख रिजर्व सोल्जर्स आएंगे, वो नहीं वो आ नहीं रहे, है। वो नहीं है, और उनके बिना हम बैकअप नहीं दे पा रहे हैं। तो जो आईडीएफ की कुछ सेना सीरिया में लगी है, लेबनान में, गाजा में बड़ी संख्या में लगी, तो जो लेबनान में जो जितनी बड़ी सेना चाहिए वो है ही नहीं, तो इसीलिए वहां बुरी तरह जी। से आईडीएफ के लोग हताहत हो रहे हैं। बहरहाल अमरीश जी का कहना है कि इसराइल में कमर टूट रही है, और कमर सिर्फ शहरों में सिविलियन पॉपुलेशन की नहीं टूट रही, बल्कि कुछ विजुअल्स आ रहे हैं जहां पर इसराइल के लोग बॉर्डर के थ्रू, इजिप्ट बॉर्डर के थ्रू वहां से निकलना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, देश छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ सैनिकों की जो हताहत होने की खबरें आ रही बहुत, वो भी लेबनान से, वो भी इसराइल के लिए खतरे की घंटी है। फौज में भी खलबली है, और कुल मिलाकर इसराइल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जहां तक अमेरिका की बात है, अभी अमरीश जी ने बताया कि चुन चुन कर जो अमेरिकी सैनिक ठिकानों से भागकर, बेस से भागकर चुप रहे थे, उनको चुन चुनकर उन पर मिसाइली हमले हो रहे हैं, उनको रीग्रुप करने से, दोबारा इकट्ठा होने से रोका जा रहा है। तो ईरान कहीं ना कहीं कामयाब है, और ये सारा कुछ जो दोस्तों हो रहा है, एक ही लाइन है इसमें, कि ट्रम्प को उसकी हैसियत बताना, और ट्रम्प को निगोशिएशन टेबल पे लाना, और निगोशिएशन टेबल पर लाके अपनी शर्तें, ईरान की जो शर्तें, उनको मनवाना, मजबूर करना, ये फिलहाल ऑब्जेक्टिव है ईरान का। अमरीश भाई आप आए और आपने जो बहुत सी चीजें अंदर की बताई, खासकर ईरान में जो आपके सोर्सेज हैं, वो जिस तरह की जानकारी लाइव हमें देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।